चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में, जहां पर कैबिनेट मंत्री आतिशी अपनी बात रख रही हैं। अध्यक्षा जी, इस बिल में दिल्ली के लोगों के ऊपर, दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार के ऊपर एक एलजी को थोपा गया। यहीं से कुछ ही किलोमीटर दूर वाइसरॉय का महल है, जो अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों पे थोपे गए थे कि भारत के लोग चाहें या ना चाहें, लेकिन वाइसरॉय उन पर शासन करता था। आज केंद्र सरकार ने भी वही किया है कि दिल्ली के लोग चाहें या ना चाहें, एलजी साहब उनके ऊपर शासन करेंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की ताकत कम नहीं की है, उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत कम नहीं की है, उन्होंने दिल्ली की जनता के वोट के अधिकार को छीना है। और दिल्ली की जनता को, देश की जनता को वोट का अधिकार लाखों लोगों के संघर्ष के बाद मिला था। अभी 15 अगस्त बीती है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम तिरंगा फहराते हैं। ये तिरंगा फहराने का अधिकार, वोट करने का अधिकार सैकड़ों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी के बाद मिला है। भारतीय जनता पार्टी को यह याद रखना होगा कि लोकतंत्र जनता का शासन होता है, और अगर आप जनता की ताकत को छीनोगे तो जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो आपने दिल्ली के लोगों के साथ अत्याचार किया है, जो आपने दिल्ली के लोगों की ताकत छीनी है, यही दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ना सिर्फ लोकसभा में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी, लेकिन ये जो 8 सीटें भी इन्हें दिल्ली की विधानसभा में मिली हुई हैं, 2025 के चुनाव में ये भी चली जाएंगी, और 70 में से 70 सीटें दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को देंगे। भारतीय जनता पार्टी बस एक आखिरी चीज याद रखे, आप लोगों पर अत्याचार कर सकते हो, आप उनकी ताकत छीन सकते हो, आप उनकी वोट की शक्ति पे वार कर सकते हो, लेकिन आप इस सब से दिल्ली की जनता का दिल नहीं जीत सकते, दिल्ली की जनता का प्यार नहीं जीत सकते। दिल्ली की जनता का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ था, है और रहेगा। धन्यवाद। माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी। अध्यक्षा महोदय, आज इस चर्चा में शामिल होने का आपने मुझे मौका दिया। संजीव भाई ने बहुत अच्छी शुरुआत की और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताए कि क्यों केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ये अमेंडमेंट एक्ट गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी ये मामला आएगा ये नहीं टिकेगा। 2-3 दिन पहले मैं पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहा था तो एक पत्रकार साथी ने पूछा कि सर, आप बार बार कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा, मगर पार्लियामेंट के पास तो पावर है एक्ट बनाने की, कानून बनाने की पावर तो पार्लियामेंट के पास ही है। तो पार्लियामेंट ने अगर कानून बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे हटा देगा? तो मुझे ये समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो भक्त हैं उनको क्या पाठ सिखाती है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, बाबा साहब का संविधान आज जिंदा है। किसी भी देश की संसद को या केंद्र सरकार को यह अधिकार तो है कि आप कानून बना सकते हैं, मगर वो कानून आपके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बना सकते हैं, आप उसके बाहर नहीं बना सकते। ये नहीं है कि आप कुछ भी बना देंगे। मसलन ये है कि आपको कोयले की खदान बांटनी है, कानून आप बना सकते हैं, मगर आप ये कानून नहीं बना सकते कि भाई जिसने लाल कमीज पहनी है उसको कोयले की खदान दे देंगे। ऐसा कानून नहीं बन सकता। ये कानून नहीं बन सकता कि जी साउथ इंडिया के लोगों को देंगे, नॉर्थ इंडिया को नहीं देंगे। ये कानून नहीं बन सकता कि महिलाओं को नहीं देंगे, पुरुषों को सिर्फ खदान देंगे। ऐसे कानून नहीं बन सकते। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर आपको रहना पड़ेगा। तो ये कानून तो बेसिक प्रिंसिपल से बाहर है।
ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, केंद्र सरकार भी जानती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में कई साथियों ने बताया, मैं उस विषय में दोबारा नहीं घुसूंगा। मैं एक बड़ी साधारण सी बात करना चाहता हूं जो एक साधारण आदमी को समझ में आए कि क्या कारण है केंद्र सरकार इस तरीके से आमादा है। सारी लोक लज्जा, नैतिकता, शर्म, लिहाज सब छोड़ दिया। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी हुई उसी दिन रातों रात ऑर्डिनेंस ले आए। ऐसा क्या हो गया? कारण यह है अध्यक्षा महोदया, भारतीय जनता पार्टी ये बात मान चुकी है कि वो दिल्ली में कभी भी अपनी सरकार नहीं बना सकते। ये बात वो मान चुकी है। उनकी सरकार यहां नहीं बन सकती, उनको मालूम है। इसलिए अब वो सारे काम किए जाएंगे कि यहां पे बिना सरकार चलाए ही किसी तरीके से दिल्ली वालों को परेशान किया जाए, दिल्ली वालों के काम रोके जाएं। कल पिटीशंस कमेटी की कुछ रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा हो रही थी और रिपोर्ट्स में लिखा है अध्यक्षा महोदया, आप सोचिए, आप राजनीति में क्यों आते हैं? आप राजनीति में इसलिए आते हैं आप गरीबों की मदद कर सकें, बेसहारा लोगों की आप पेंशन लगवा सकें, कोई बीमार हो तो उसको आप अस्पताल में उसका इलाज करवा सकें, कोई गरीब हो उसके पास पैसे ना हो तो मुफ्त में उसका टेस्ट करवा सकें। इसीलिए तो आप राजनीति में आते हैं। यही काम है आपका राजनीति में आके, वरना आप क्या कर सकते हैं? और ये जो नए नए कानून लाए गए हैं, जो 2015 में लाए गए, 2020 में लाया गया, फिर 2023 के अंदर लाया गया ऑर्डिनेंस, फिर 2023 में दोबारा कानून लाया गया, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद अध्यक्षा महोदया सिर्फ ये है कि दिल्ली के गरीब आम लोगों को परेशान करना, उनकी जिंदगी को आराम करना। आप सोचिए अध्यक्षा महोदया, मैं जब विधायक था, अपनी विधानसभा के कार्यालय में बैठता था तो एक औरत मेरे पास हर हफ्ते आती थी और वो कहती थी, वो डीडीए फ्लैट्स कालका जी से आती थी, शायद 13 नंबर ब्लॉक या 11 नंबर ब्लॉक से, और वो आके यही कहती थी कि बेटा मेरी और मेरे पति की पेंशन 3 महीने से रुकी हुई, 3 महीने से उसके और उसकी पति की पेंशन मिला लो तो 5,000 रुपये महीने का उसका रुका हुआ है। मैंने कहा जी पति क्यों नहीं आते आपके, आप क्यों आती हो? कह रहे बेटा उनको कैंसर है, वो बीमार है, चल भी नहीं सकते, अस्पताल में मुफ्त इलाज हो रहा है, मगर अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के लिए ऑटो लेना पड़ता है, ऑटो में आने जाने में 200 रुपये लगते हैं, 200 रुपये नहीं है मेरे पास। दवाई लेने का टाइम हो गया, डॉक्टर के पास जाने का टाइम हो गया, मेरे पास 200 रुपये नहीं है, मैं कैसे ऑटो लेके जाऊं? और रोती थी आके। और इस तरीके का एक नहीं था कोई, इस तरीके के लाखों लोग दिल्ली में थे जिनकी पेंशन पिछले साल 3 महीने के लिए रोकी गई। जून में मुझे लगता है कि पेंशन दी गई, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर ये पेंशन रोकी गई, अक्टूबर के अंदर ये मामला हमारे पास आया। क्यों पेंशन नहीं दी जा रही? फाइनेंस ने ऑब्जेक्शन लगा दिए। क्यों ऑब्जेक्शन लगा दिए? अध्यक्षा महोदय, हम सुन के हैरान हो गए कि क्या बात है। कहते हैं कि जी जो शुरू में पेंशन का जो स्कीम बनी थी उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज जो थे उनको पेंशन डिस्पर्स करनी थी, और इस बार जब फाइनेंस के अंदर फाइल गई तो फाइनेंस ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पेंशन देंगे, सेंट्रल ऑफिस पेंशन कैसे देगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पेंशन देंगे। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज को कहा गया कि तुम पेंशन दो। उन्होंने वापस चिट्ठी लिखी कि जी हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास ना ऑपरेटर है, हमारे पास ना क्लरिकल स्टाफ है, हम कैसे दें? और ये फाइल आगे पीछे होते होते 3 महीने गुजर गए अध्यक्षा महोदया, और गरीब लोगों को पेंशन दी नहीं गई। फिर आई बात, एक और पिटीशन लगा था, अस्पतालों के अंदर ओपीडी काउंटर्स हैं। ओपीडी काउंटर एक ऐसी जगह होती है जहां पे सबसे पहले कोई गरीब बीमार आदमी वहां जाता है, अपना एक ओपीडी का पर्चा बनवाता है और फिर वो अस्पताल के अंदर डॉक्टर के पास जाता है। हमें पता चला कि अस्पतालों के अंदर जितने भी ओपीडी काउंटर हैं उनके अंदर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उनकी अचानक नौकरी खत्म कर दी गई, घर जाओ।